फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी लोग, अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम इस वीडियो पार्ट में फिजिक्स के अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के फर्स्ट अध्याय के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपने क्लास को अटेंड कर सके। हम फिजिक्स के पहले अध्याय को देखेंगे। फिजिक्स के पहले अध्याय को देखेंगे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आ गया है। कह रहा है पहले ऑब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आभासी होता है। समतल द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए आपके होम स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ गया है। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप सब कमेंट बॉक्स में। कहता है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप देखे होंगे जब कोई भी गाड़ी हो तो उसके साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे कि वाहन चालक पीछे कोई भी गाड़ी या कोई भी वस्तु को देखता है। तो वो जो होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, सभी क्या होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? 1 में बोलता है जल, 2 में बोलता है कांच, 3 में कहता है प्लास्टिक, 4 में कहता है मिट्टी। तो आपको लेंस को बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता है 7 में देखिए क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। बी में कहता है उल्टा होता है, सी में कहता है तिरछा होता है,
डी में कहता है औंधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एक नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। यानी कि आप देखे होंगे इस टाइप से, यदि हम इधर से कोई हम प्रकाश डाले तो दर्पण से ये परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाता है। तो कितना नियम हुआ? 2 हुआ ना। तो कितना हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। किसका होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में, अवतल में, समतल में, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहता है? कहता है लेंस की एसआई मात्रक क्या है? लेंस की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, डायोप्टर है, जूल है, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? लेंस की एसआई मात्रक जो होता है आपको डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो होता है, निर्गत मतलब निकलने वाला। जैसे देखिए ये आपको एक दर्पण है, ठीक। यहाँ जो है एक ये आने वाली किरण हो गई, ये निकलने वाली जिसको निर्गत किरण कहते हैं। तो ये बीच में आपको क्या होता है? अभिलंब होता है। ये बीच में जो होता है ये अभिलंब होता है। तो ये निर्गत किरण यानी निकलने वाली और अभिलंब बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन। यानी परावर्तन हो रहा है, ये आपतन, ये आने वाली किरण है, ये दर्पण से टकरा करके क्या हो गई? परावर्तन हो गई। तो इसके साथ जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी तो वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आपको पता होगा F बराबर सूत्र होता है। F बराबर सूत्र क्या होता है? R/2। यानी फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। ये आपको गोलीय दर्पण है, इस टाइप से गोलीय दर्पण होता है, ठीक। ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी आर का मान आपको दिया हुआ है। यदि एफ बराबर आर का मान यहाँ 20 रख दे, नीचा में 2 है 2 रख दीजिए, 2 से ये 20 कटेगा 10 बार में, तो एफ बराबर कितना चले आया? एफ इक्वल टू
10। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 सेंटीमीटर, डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर अभी निकला था तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहता है, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जहां से कोई भी प्रकाश निकला जा सके। जैसे कोई भी कांच हो, उससे आप देखिएगा यदि इस पार से टॉर्च मारिएगा तो उस साइड क्या होती है, प्रकाश निकल जाती है। यदि वही हम टॉर्च को एक ईंट लेकर के ईंट पे बारे तो क्या ईंट की इस पार से उस पार जाएगी, नहीं जाएगी। तो वो हो गया आपको अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, पारदर्शी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु में आप समझ गए अंतर। तो जिससे प्रकाश इस पार से उस पार निकल सके वो जो है पारदर्शी होता है, और जिससे नहीं निकल सके वो अपारदर्शी होता है। तो कहता है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है तिरछी रेखा में, बी में कहता है सरल रेखा में, सी में कहता है सीधी रेखा में, डी में कहता है समांतर रेखा में। किस में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम। यानी निर्वात का अर्थ होता है जहां कोई भी गैस नहीं हो, जहां वायु नहीं हो, उसको कहा जाता है निर्वात। वैक्यूम उसी को कहा जाता है। कहता है वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, जहां कोई भी वायु नहीं रहेगा, वहां यदि हम प्रकाश को गमन कराए तो वो मतलब कितनी तेजी से जाएगी। एक में कहता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में कहता है 2 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी में कहता है 3 गुना 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, डी में कहता है 3 गुना 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आपको निर्वात में प्रकाश क्या करती है, गमन करती है, यानी चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता यदि पूछे, अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता आपको ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि उत्तल लेंस की पूछे तो वो धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, अभी हम तुरंत आपको बताए। यदि अवतल पूछे तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। यदि उत्तल पूछे तो उसका क्या होता है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। निम्न में कहता है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, सभी का। किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्यों बड़ा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि साइड मिरर के वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता। यदि आपको उत्तल दर्पण छोटा भी हो ना, तो पीछे यदि कितना भी दूरी कोई भी वस्तु हो तो उसको वो अपने में क्या करता है, समा लेता है, और वो मतलब दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होती है। तो उत्तल दर्पण आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र पर होती है, मध्य बिंदु पर होती है, अनंत पर होती है, सभी पर होती है। क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर यदि कोई प्रतिबिंब को रखा जाए तो उसकी स्थिति जो है आपको कहाँ हो जाएगी? अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। कहाँ होती है? फोकस पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? यदि पानी की बाल्टी पूरा भरा हो तो उसकी पेंदी जो है ज़्यादा ऊपर क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इससे पहले भी हम ये सवाल आपको हल करके बताए थे हम आपको सूत्र होता है F बराबर R/2। ठीक है, जहाँ ये आपको F क्या हो गया? फोकस, R हो गया त्रिज्या। यहाँ पे देखिए आपको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो F बराबर आपको क्या हो जाएगा? R का मान दिया हुआ है 50, तो 50 रख दीजिए। नीचे में 2 है, 2 रख दीजिए, काट दीजिए इसको। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, अब 25 दूना 50, यानी कि आपको F का मान कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको किसी गोलीय दर्पण की यदि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, यदि बोलेगा फोकस निकालने के लिए, तो उसका सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2। तो R का मान दिया रहेगा, R के जगह R का मान रख दीजिए और उसको हल करके निकाल लीजिए। तो आपको कितना चले आया? 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 25 में प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, इनमें सभी क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? किरण आरेख सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं जहां से प्रकाश बहुत सारा निकलता हो। जैसे आप देखिए सूरज से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश का एक क्या है? स्रोत है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। तो हम बताए आपको क्या?
जहाँ से किरण निकलती हो। जहाँ से प्रकाश निकलेगा वो तो प्रकाश स्रोत हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ से बहुत सारा किरण निकलता हो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, इनमें से कोई नहीं। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक पाइप ले लीजिएगा और टॉर्च क्या कीजिएगा? टॉर्च या कोई लालटेन या कोई बल्ब मतलब जला करके पाइप को टेढ़ी करके देखिएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। या टॉर्च से आप यदि पाइप में प्रकाश डालिएगा तो आपको इस पार से उस पार नहीं निकलेगा। यदि वही सीधा करके डालिएगा तो इस पार से उस पार निकल जाएगा। तो आपको समझ में चले आएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य ध्रुव कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कहता है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मध्य अक्ष को, मध्य को, ध्रुव को, गोलार्ध को, अक्ष को किसको कहा जाता है? ध्रुव को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है आपको? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कहता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा आपको? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बता देते हैं कैसा होता है। आपको इस टाइप से यदि बना हो, यदि इसका ये ऊपरी वाली भाग जो है ना रजतित किया हो यानी पेंट किया हो तो इसको कहा जाता है क्या? अवतल दर्पण। यहाँ पे ये क्या होता है? ध्रुव होता है जिसको पी से इंगित किया जाता है। यहाँ क्या होता है? बीच में यहाँ जो होता है आपको वक्रता त्रिज्या होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, ये आपको फोकस होता है। ठीक, तो ये हो गया आपको। यदि बाहर से ये पेंट किया हो तो ये हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। यदि यही आपको अंदर से इस तरह से पेंट किया हो, ऐसे यदि आपको दर्पण बना हुआ हो और ये जो है अंदर से यदि ऐसे करके पेंट किया हुआ हो तब जो होता है यहाँ पे ये पोल जो होता है इसको ध्रुव कहा जाता है। यहाँ आपको फोकस होता है तब ये उत्तल दर्पण में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है केवल अंदर की ओर, केवल बाहर की ओर,
अंदर या बाहर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, अंदर अंदर या बाहर, दोनों की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहता है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है, 180 डिग्री के कोण पर झुका होता है, 135 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो क्या होता है आपको? क्या होता है आपको? अभिलंब होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अभिलंब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहता है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक बाल्टीन में पानी भर दीजिएगा और उसमें कोई भी करची या लकड़ी, कोई भी डंडा उसमें डाल करके आप देख सकते हैं। तो वो यदि डंडा आप डालिएगा उसमें तो आपको वो जो है टेढ़ी दिखाई देगा। तो वो जो है किस कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। सॉरी, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन या परावर्तन दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है? कहता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है क्या होती है? अधिक होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोलीय है, वे दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, दोनों कोई नहीं। क्या कहलाता है आपको? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहता है इनमें से किस ठोस माध्यम कहता है निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? हीरा का, सोना का, चांदी का, तांबा का। किसका होता है? तो हीरा का अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहता है? कहता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक है 1.77 होता है, 1.47 होता है, 1.44 होता है, 2.42 होता है। तो क्या हो जाएगा? हीरा का अपवर्तनांक आपको 2.42 होता है, 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अंतिम क्लास का लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए 40 में क्या कहता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, गोलीय दर्पण का, समतल दर्पण का, कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा।
तो इस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव के पहले अध्याय प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम 80 ऑब्जेक्टिव था जिसमें कि हम आधा ऑब्जेक्टिव 40 करा दिए। अब हम वीडियो का पार्ट नंबर 2 में जो है हम आधे ऑब्जेक्टिव 40 को कराएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया है तो कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।